Okay, good morning and welcome back. So echo is on. That has to be removed. चलो अब echo off हो गया, ठीक है ना? Let me quickly welcome some of you who are still there in the waiting room. चलो, that's it. Let's quickly start with a small thing that we have been I've been discussing with a few of you who have been messaging and all. और वो है कि बहुत ज्यादा सोर्स है. अच्छा अब तो लॉकडाउन खुल गया. लॉकडाउन खुल गया मतलब किताबों के जो बुक स्टोर है वो भी खुल गया. तो people have rushed to bookstores. Maybe many of you as well, and have brought many books. तो जब वो कहते हैं ना, too many cooks spoil the broth. So similarly, too many books also can create confusion. A similar analogous situation. I mean, so therefore, so in the meanwhile, there are quite a few good morning messages. सर मैंने नहीं ली बुक्स अभी एक भी. हाँ ऐसे ही होगा मुझे मालूम है. एक सेकंड में तो वॉल्यूम बढ़ा. हाँ तो क्या बोल रहे थे, मैं दोबारा बताना. In the meanwhile, getting good morning messages from Arnav, Bhavya, Aum, Som, Devrat, Chalo, Harshit Lohani. Good morning again. And so like quite a few have messaged me in the last week or so. तो मुझे लगा कि चलो ठीक है इस पे 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं. इज दैट कि हमारे पास अब बहुत सारे बुक्स हो गए और एक एक बुक में आजकल इतने फ्लड ऑफ क्वेश्चंस होता है दैट यू टेंड टू गेट लाइक बाप रे बाप इतना कुछ कैसे करेंगे, कब करेंगे, है ना. तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा इज दैट थोड़ा सा ना राउंड्स में करो. राउंड्स में मतलब क्या, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस अर्लियर. आज का डिस्कशन कोई नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन मैं एक बार फिर से रीइटरेट कर देता हूँ जस्ट इन केस मे बी इट्स स्लिप्ड आउट ऑफ माइंड. पहली बात तो देखो एचसीबी में एवरेज देखना अराउंड 60 to 70 क्वेश्चन मिलेंगे पर चैप्टर, ठीक है ना. उसको पहले निपटा लो. वैसे तो थ्योरी के लिए मैंने रेसनिंग बोला है और रेसनिकलिटी के जो पीडीएफ है वो तो आई थिंक आप सबके पास होगा शायद, आई होप सो. रेसनिक का जो पीडीएफ है वो तो आप आई थिंक सबके पास होगा, ठीक है. और जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है तो एचसीबी से स्टार्ट करो. इट विल हैव अराउंड 60 to 70 क्वेश्चंस. तो मैंने एवरेज 60 लगा दिया, ठीक है. उसके बाद देखो बीएम शर्मा भी कर सकते हो या डीसी पांडे भी कर सकते हो या कुछ लोगों ने कोटा क्वेश्चन बैंक वो किया, खरीदा एज पर द स्कूल रिकमेंडेशन. हमें तो अवेलेबल है वो. हाँ कोटा क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हो गया. अब 2-3 जने तो मैसेज किया है कि हाँ मेरे पास है, तो हमें थोड़ा क्वेश्चन बता दीजिए कैसे करना है नॉल, क्योंकि उसमें मिक्स है, थोड़ा इजी भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है. तो अब क्या है ना कि सब लोगों ने मोस्टली अब 1-2 सोर्स कर चुके हैं. अब अगर कोटा क्वेश्चन बैंक करो तो ऑब्वियसली वो रिपीट होगा ऑलमोस्ट. वो 10-15% शायद इधर उधर होगा. तो मेरे ख्याल से देखो क्या है ना कि सारे अटेम्प्ट मत करो. सारे अटेम्प्ट करो तो देखना ज्यादातर रिपीट मिलेंगे. अब एक काम करो, डीसी पांडे सॉल्व करके तुम बीएम शर्मा करने जाओगे ना तो देखना 70% वही क्वेश्चन मिलेंगे. मार्केट में क्वेश्चन लगभग वही है, उसी को इधर उधर से कुछ 10-20% अलग कर देते हैं, कुछ अपना डाल देते हैं. तो दैट्स हाउ द क्वेश्चन कलेक्शंस आर मेड. तो देयरफॉर मैंने स्लैश लिखा, यानी इन तीनों में से जो भी एक तुम्हारे पास है उसी को फॉलो करो. दैट्स मोर देन सफिशिएंट. इसमें देखना एवरेज अराउंड जहां तक मुझे पता है कि 200 से 300 क्वेश्चंस होगा. हो गया. इसके अलावा आता है आईआईटी के लास्ट के पेपर्स, यानी पास्ट पेपर्स. तो पास्ट पेपर्स में भी अगर देखोगे पिछले 35-40 साल में अगर देखेंगे तो लगभग 40-50 क्वेश्चन तो वो भी होंगे, ठीक है ना. तो 40 to 50 क्वेश्चन अराउंड ये भी होंगे. लेकिन सीक्वेंस में करो. पहले ये कंप्लीट करो, उसके बाद इनमें से करो एक, कोई सा एक, और उसको कंप्लीट करो. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. अच्छा मान लो तुम कहोगे नहीं मैं इनमें से 2 करना चाहता हूँ. इन दैट केस पता है कैसे करो कि कोई एक सोर्स तो 100% करो इन तीनों में से, और अगर दूसरा करना भी चाहते हो तो बस एक सेक्शन कर लेना, और वो है मोर देन वन ऑप्शन टाइप के क्वेश्चंस. बस दैट्स इट. क्योंकि अदरवाइज देखो अगर तुम इसमें से 200-300 क्वेश्चंस करोगे और इसमें से भी 200-300 क्वेश्चंस करोगे तो आई एम श्योर 150 क्वेश्चंस कॉमन आएंगे. और कई बार तुमको आइडिया तो रहेगा नहीं, क्वेश्चन करते करते तब ना पता चलता है कि हाँ ये तो मैंने किया हुआ है या इस तरीके से क्वेश्चन किया हुआ मैंने. तो उतने देर में तो टाइम वेस्ट हो ही गया. देयरफॉर इन तीनों में से क्वेश्चंस 80% कॉमन मिलेंगे, 70% कॉमन मिलेंगे.
इसलिए इन तीनों में से एक सोर्स बस। और अगर दूसरा करना भी चाहते हो तो सिर्फ मोर देन वन आंसर टाइप का एक सेक्शन कर लो दूसरे कोई बुक से, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, टाइम वेस्ट हो जाता है उससे। सर आप इन तीनों में से कौन सी रेकमेंड करते हो, बीएमडीसी और कोटा में से? सब सीएमई है, ठीक है सर ना। कोई हाँ मतलब अगर तुम्हारे पास इन तीनों में से ऑलरेडी एक है तब तो और खरीदने का जरूरत भी नहीं। और अगर मान लो इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो इन दैट केस जो लेटेस्ट चल रहा है वो है कोटा क्वेश्चन में, ये लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है ना। बट एज आई सेड ऑल थ्री आर इक्वली गुड। सर इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं कोटा में पर बेटे चैप्टर? कोटा में कितने क्वेश्चन होते हैं पर चैप्टर? कोई अराउंड 200-300 तो क्वेश्चन होता ही है, मतलब ओके सर। कोई चैप्टर में 200 होगा, किसी में 300 होगा, है ना। अब देखो एक रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये लेकिन अभी मत करना, ये ना 2-3 चैप्टर बाद कर, मतलब जैसे मान लो 3-4 चैप्टर हो गया तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो इसमें, सो दैट जब तुम चौथे चैप्टर में होगा तो पास्ट पेपर्स का फर्स्ट चैप्टर करोगे, जब पांचवे में होंगे तो पास्ट का सेकंड करोगे, जब छठे चैप्टर में होंगे तो पास्ट का थर्ड करोगे। इससे फायदा पता क्या होता है ना, इसके थ्रू रिवीजन हो जाता है। एक बार हम लोग चीजें थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं विद टाइम, उसका जो शार्पनेस होता है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, उसको रिवाइव करने का बेस्ट तरीका से रिवीजन। अब रिवीजन अलग से हो नहीं पाता है तो इसके थ्रू रिवीजन कर लो, पास्ट के पेपर्स कर लो, एक डेढ़ महीने बाद स्टार्ट करो, मे बी जुलाई से स्टार्ट करो पास्ट पेपर्स, ठीक है ना, जुलाई से, जून में मत करो, सो दैट जुलाई फर्स्ट वीक में फर्स्ट चैप्टर करो, फिर हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा के फिर अगला चैप्टर, फिर इस तरीके से, तो दैट वुड बी गुड रिवीजन। प्लस इन टाइप ये जो जितने भी एक्सरसाइजेस होता है इसमें से जो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसमें स्टार लगाते हैं, छोटे छोटे, बुक शुड नॉट बी डर्टी, आई मीन छोटे छोटे, अगर हो सके पेंसिल से लगा दो, मैं तो कभी पेन से मार्क नहीं करता बुक में, है ना, मेरे बुक कभी भी अगर देख सकते हो, कभी भी आज तक मैंने बुक में पेन का निशान नहीं लगाया, हमेशा पेंसिल, आदत बना लिया मैंने, ठीक है, यू कैन आल्सो मेक द हैबिट इफ यू वांट टू, तो जस्ट पेंसिल का निशान लगा दो स्टार 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 करके, और उसके 1-2 महीने बाद, मतलब जब एक चैप्टर खत्म हो गया उसके 1-2 महीने बाद वो स्टार वाले क्वेश्चंस को बस सॉल्व करते जाओ बीच बीच में, और पास्ट पेपर्स, तो उससे क्या होता है ना, रिवीजन होता रहता है तो मेंटेन रहता है। फिजिक्स में इसका जरूरत थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स में एक बार अगर कंसेप्ट या आइडिया ऑब्जर्व हो जाता है तो बहुत जल्दी से भूलते नहीं, बहुत जल्दी से फॉर्मूला एक दो भूल जाते हो तो रिवाइज करने में आ जाता है। ये सबसे ज्यादा जरूरत है केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स, और उसके बाद मैथ्स। मैथ्स में तो जनरली जरूरत पड़ता नहीं, क्योंकि मैथ्स में फॉर्मूला के साथ तुरंत कनेक्शन बन जाता है पूरे आइडिया का, ठीक है ना। तो दोस्त निटी-ग्रिटीज, आई मीन ओम पाठक सेट की इरोडॉम, तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो है ना इरोडॉम, उसके बाद ये वाला भी आ जाता है इरोडॉम। आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर गिनती करोगे ना तो इरोडॉम में भी अगर एक एक क्वेश्चन का एक्सरसाइज का देखोगे क्वेश्चंस, तो दैट वुड बी अराउंड 100। तो जरा गिनो कितने क्वेश्चंस हो गए, 40, 60, 100, इसका 250 ले लो, ठीक है, तो 350 और एक 100 लगा लो, 450 क्वेश्चन है। अगर थोड़ा कम भी हुआ तो भी तो देखो 450 क्वेश्चन अगर पर चैप्टर हुआ तो 11th में 14 चैप्टर्स है, तो 450 इंटू 14, आप बताओ जरा, सोचो जरा। और दिन कितने, एक साल, अब एक साल को तुम चलो 350 लगा लो, 15 दिन प्लस माइनस कर लेते हैं, 15 दिन जून का छुट्टी भी तो है यानी ये 350 लगा लो, ठीक है ना, तो कितना बन जाता है देखो, आई मीन दिस इज ऑलमोस्ट लाइक ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस पर डे हो जाता है। एक एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस पर डे इज वेरी टफ, मेंटेन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सो देयरफॉर दैट वुड बी, सी इफ यू डू ऑल दीस वन सोर्स, अभी अगर तुम इसमें से भी दूसरा सोर्स कर रहे हो तो देन आई डोंट नो व्हाट द कैलकुलेशन विल बिकम, इट विल बिकम प्रोबब्ली 22-23 पर डे, ऐसे हो जाएगा। So therefore, approximately 20 questions per day per subject is a very difficult average. Is a very difficult average. इसलिए मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ reasonable average of around 10 to 15 questions per day per subject. This per subject. बस ठीक है, बस मुझे इतना ही कहना था। आई होप आई हैव गिवन यू मोर और लेस अ प्लेटफॉर्म टू थिंक। एचसीबी भी पहले कर लो, फिर एक सोर्स इनमें से कोई सा भी, फिर आईआईटी पास पेपर्स और इरोडॉफ के क्वेश्चन के कलेक्शन, एंड दैट इज मोर और लेस गुड एनफ फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, इतना टाइम ही नहीं है भाई ठीक है ना। ये फिजिक्स के लिए बताया, ऐसे केमिस्ट्री का भी सोच लो, ऐसे कैसे क्या क्या बुक्स है, और ऐसे मैथ्स का सोच लो, दैट्स इट, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सर इरोडॉफ मस्ट है क्या? एक्चुअली मस्ट की बात नहीं, इरोडॉफ के देखो लेवल के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, पहले तो आते थे, अब तो नहीं आते, इसलिए क्योंकि टाइम भी कम दे रहे हैं आजकल पेपर में,
और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ा दिए। तो जब हम लोग के टाइम पे ना इरोडॉफ का फिर भी रेलेवेंस था, पर क्या है ना कि इरोडॉफ से पूरा बेंचमार्क बन जाता है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एंड ऑल, तो लाइक यू स्पेंड टाइम आल्सो। तो कई बार ना इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू टू सॉल्व क्वेश्चन एंड देन ओनली गेन, ऐसे नहीं है। उस क्वेश्चन के बारे में सोचना इटसेल्फ इज आल्सो अ गेन, द थिंकिंग प्रोसेस इटसेल्फ इज आल्सो अ गेन, तो वो गेन जरूर होता है थोड़ा सा। तो मैंने तो पहले ही बोल रखा है इरोडॉफ के क्वेश्चन कलेक्शन में दे दूंगा कि नंबरिंग करके कि ये वाले सेट्स कर लो, ठीक है, उतना ही कर लो बहुत, ठीक है। चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट। हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो था सर्कुलर मोशन और रादर जनरलाइज्ड सर्कुलर मोशन, और उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या बोलते हैं, रोलिंग वर्सेस स्लिपिंग। तो लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि अगर मान लो स्लिपिंग नहीं हो रहा, इन दैट केस जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है इस पूरे पॉइंट्स की, तो हमने देखा था कि ये हो जाता है 2v, और अगर ड्रॉ करूंगा तो ये प्रोफाइल बनता है सेंटर का v, ये 2v, और बाकी पॉइंट्स के ऐसे करके वेलोसिटी प्रोफाइल पूरा बनता है। यानी इस पूरे इसमें अगर वेलोसिटी प्रोफाइल देखोगे तो ऐसे बनता है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम और करो, और वो है कि मैं थीटा एंगल पे इस इंस्टेंट पे थीटा एंगल पे एक पॉइंट लेता हूं P, इसका वेलोसिटी निकाल, थीटा एंगल पे वेलोसिटी निकाल, ठीक है, क्विकली करो। So find out the velocity vector at point P at an angle theta at this moment. याद रखना हम डिस्कस कर रहे हैं नो स्लिपिंग कंडीशन, और नो स्लिपिंग में कंडीशन क्या आया था, v इज इक्वल टू ओमेगा। आई होप यू रिमेंबर दैट। इसमें ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा है, ये समझ में आ गया ना, v इज इक्वल टू ओमेगा वाला पूरा पार्ट। अरियंत सेड की अब देखो एक और प्रॉब्लम भी है, ध्रुव हैज रेज्ड द राइट इशू एंड दैट इज कि हमारे पास तो फिटजी के मॉड्यूल भी है ना। तो देखो अगर फिटजी का मॉड्यूल है, तो फिटजी के मॉड्यूल में भी आई थिंक शायद 150-200 क्वेश्चन है। तो इन दैट केस फिर आईआईटी वाला और इरोडॉफ वाला अभी रहने दो, उसको पहले मैनेज करो अच्छे से, फिर मे बी कैन स्टार्ट अ लिटिल लेटर ऑन आल्सो। देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पाइल अप करके बेनिफिट नहीं होता, क्वेश्चंस में रिपीट होने लगता, ये प्रॉब्लम होता है। कई बार तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम एक ही टाइप के क्वेश्चन किए जा रहे हो, थोड़ा अलग वर्डिंग्स होगा, थोड़ा नाम वाम अलग बदल दिया, थोड़ा वैल्यूज अलग हो जाता है, तो हम उसमें उलझ के रह जाते हैं, बट बहुत ज्यादा गेन फैक्टर नहीं होता, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ऐसा अगर मान लो फिटजी मॉड्यूल करना चाहते हो तो इन दैट केस मेरे एक और सजेशन भी है, इज दैट फिर एक काम करो, फिर वो जो मैंने 3 बुक्स बताए थे उनमें से थोड़ा सा सिलेक्ट कर लो, जैसे उनमें से फिर पूरा ना करके मे बी सिंगल चॉइस सारे कर लो, और मोर देन वन, दैट्स इट। वो जो 3 बुक्स मैंने बताया था ना, टीसीपी, बीएम शर्मा एंड ऑल दोस थिंग्स, उसमें से फिर फुल मत करो, उसमें से फिर एक काम करो, सिंगल चॉइस क्वेश्चन प्लस मोर देन वन वाला कर लो बस, एंड देन ऐड ऑन टू दैट फिटजी मॉड्यूल, फिटजी वीएमसी जिसका जो है मतलब, तो उससे करो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएगा। बहुत ज्यादा ओवर टारगेट करके, अंडर अचीवमेंट करके हमेशा माइंड को नेगेटिव रख के फायदा नहीं। इससे अच्छा है कि रीजनेबल टारगेट करें और हम लोग उसको बीच बीच में अचीव करते रहेंगे, तो वो अच्छा लगे, ठीक है ना। अदरवाइज हमेशा लगेगा हम तो कभी अचीव कर ही नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी लगेगा। तो इन दैट केस कहीं ना कहीं कर्टेल कर दो। दीज आर ऑल आर्ट्स ऑफ इन आर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टाइम एज वेल एज रिसोर्सेज। तो अच्छी बात है, ये सब डिस्कशन हो रहा है, तो इसी बहाने चीजें सीख रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली याद रखना, एकेडमिक्स इज नॉट द ओनली थिंग। When you will grow up to become a manager or some big shot in a company, या running your own company, firm, etc., या research organization, जो भी होगा, मतलब जहाँ पे भी होंगे, everybody will be at different locations, I mean, in different fields. तो वहां पे ये जो छोटे छोटे आर्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है, ये कोई बिना प्रैक्टिकल का जो है ना, कोई सीखने का अलग सा मौका नहीं। तो ये जो तुम लोग मैनेज कर रहे हो ना, टाइम को मैनेज कर रहे हो, अलग अलग बुक्स है, रिसोर्सेज है, उसको मैनेज कर रहे हो, दिस इज वेयर वी लर्न मैनेजमेंट। देयर इज नो सेपरेट प्लेटफॉर्म to learn management, so it's good thing that you're learning. चलो anyway, तो v इक्वल टू ओमेगा वाले केस में हमने इसका पूरा वेलोसिटी प्रोफाइल बनाया था। कैसे बनाया था, रियन दास एक बार इसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। यशु हैज ऑलरेडी गिवन द आंसर, तो मैं इसको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर तुम किसी भी पॉइंट पे देखते हो वेलोसिटी, जैसे मान लो यहाँ पे
यहां से y डिस्टेंस दूर से, तो ये हो गया वी आई कैप, वेलोसिटी एट पॉइंट P, अगर इसको पॉइंट P लेते हो तो वी आई कैप माइनस, अगर ये ओमेगा ऐसे घूम रहा है तो माइनस क्या, ये r माइनस वाई है ना, तो माइनस ओमेगा इंटू r माइनस वाई आई कैप। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होगा, सर्कुलर मोशन तो टेंजेंशियल होता है, तो टेंजेंशियल या तो इधर या तो इधर, तो घूमने का डायरेक्शन देखो तो उससे ऐसे, ये इसकी माइनस लिखा, तो v माइनस ओमेगा आई कैप, तो v इक्वल टू ओमेगा खत्म हो गया, तो क्या आया ओमेगा y आई कैप, यानी वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू y, तो लीनियर ग्राफ होगा, यानी y के प्रोपोर्शनल लीनियर, तो यानी स्ट्रेट लाइन, तो देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन, दैट इज इट। अब इस पे आता हूं मैं, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, है ना, तो इसका तो v आई कैप, v तो आई कैप है ही है, साथ में ये एक ओमेगा आर आएगा इस तरह। अब एंगल्स का अगर हिसाब किताब कर ले तो देखो कैसे बन रहा है, अगर ये पॉइंट P हुआ तो ये ओमेगा आर हुआ, तो ये अगर थीटा हुआ तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये थीटा हो, ठीक है ना, तो यानी ये जो पॉइंट P है वेलोसिटी, उसका अगर मैं देखता हूँ ये वाले का, तो वेलोसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू वी आई कैप, और ओमेगा आर इधर है, उसका कॉस थीटा इधर, तो यानी माइनस ओमेगा आर कॉस थीटा आई कैप और प्लस ओमेगा आर साइन थीटा जे कैप, प्लस ओमेगा आर साइन थीटा जे कैप। अब देखना एक इंटरेस्टिंग रिलेशन आएगा, थोड़ा सा रुको फिर पता चलेगा, इज इक्वल टू वी आई कैप, तो चलो ठीक है ओमेगा आर लिख दो फिर आई कैप, तो अगर मैं ओमेगा आर कॉमन लेता हूं, ठीक है ना, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ध्यान रखना v इज इक्वल टू ओमेगा, नो स्लिपिंग, तो v इज इक्वल टू ओमेगा, तो ओमेगा अगर मैं कॉमन लेता हूं तो आई कैप या 1 माइनस कॉस थीटा आई कैप, 1 माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो क्या आता है, देखो जरा, ओमेगा तो आएगा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, टू द पावर हाफ, टू द पावर हाफ इज इक्वल टू ओमेगा आर इनटू, ये आ जाएगा 1 और कॉस का थीटा और कॉस साइन का थीटा मिलके 1 आएगा, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा टू द पावर हाफ, या इसमें अगर तुम 2 कॉमन लेते तो 1 माइनस कॉस थीटा, एंड आई होप यू रिमेंबर दैट 1 माइनस कॉस थीटा इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। आई होप यू रिमेंबर दिस ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन, जो कि हाफ एंगल का रिलेशनशिप है, हमने मैथ्स में किया था, मतलब हमने शुरू में मैथ रूल्स में किया था, तो ये अगर ऐसे में करता तो 2 कॉमन लेके 1 माइनस कॉस थीटा यही आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू 2, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का टू द पावर हाफ, ये बन गया इक्वल टू ओमेगा इनटू 2r साइन थीटा बाय 2, ये इसका मैग्नीट्यूड आया। और जो मैग्नीट्यूड है अब एक नाम है मुकेश कुमार, तो मुकेश कुमार तो कोई स्टूडेंट तो है नहीं, तो मैंने एंट्री तो दे दिया, बट आई वुड नीड टू क्रॉस। क्यों दे दिया, निकाल दो, कोई बाहर का होगा। हाँ वो तो मालूम है, बट कई बार होता है कि जैसे लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो कई बार पेरेंट के आईडी से करते हैं, तो लेट मी सी क्या एक्सपीरियंस रहता है ना। वैसे तो हमारे स्कूल से मना किया गया कि कोई और नाम से हो तो ना करना, चलो क्या नहीं देखते हैं। मुकेश कुमार, हु इज दैट? सर क्लास में तो कहीं नहीं दिख रहा। नहीं मैंने एंट्री दिया लेकिन वो चले गए, चलो कोई नहीं। एनीवे तो यानी आ गया ओमेगा इंटू 2r sin थीटा बाय 2। अब जरा ध्यान से देखो, एक चीज इंटरेस्टिंग है, ये जो r है ये भी r है, तो मैं अगर यहां से एक रेडियस ड्रॉ करता हूं, मतलब एक लाइन ड्रॉ करता हूं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन, ये क्या होगा, ये r है, ये r है, तो मैं एक बार इसको, ये कंजेस्टेड हो रहा है तो मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं, देखो ये हो गया r, ये हो गया r और ये हो गया थीटा, तो मैं कह रहा हूं इसका लेंथ क्या है,
उसके लिए क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये तो आ रहा है, तो अगर ये थीटा होगा, ये पोलर पूरा थीटा होगा, तो ये क्या होगा, थीटा बाई 2। तो इन दैट केस क्या होगा, ये आर है, ये थीटा बाई 2 है, तो ये क्या होगा, आर साइन थीटा बाई 2। ये भी आर साइन थीटा बाई 2। यानी ये पूरा कितना हो गया, नहीं हो गया 2r साइन थीटा बाई 2। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यानी इसका जो लेंथ आ गया, इसका जो लेंथ आ गया वो आ गया 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है। नाउ व्हाई दिस इज इंटरेस्टिंग इज बिकॉज यहां पे देखो जरा, ओमेगा इनटू क्या आया है, 2r साइन थीटा बाई 2, और ये भी देखो 2r साइन थीटा बाई 2। तो यू माइट से सो व्हाट, सो व्हाट नहीं, अभी रुको ध्यान से सुनो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर मानता हूं, अगर मैं मानता हूं इस पॉइंट को मैं सेंटर मानता हूं, तो इन दैट केस ये जो पार्टिकल है इसका स्पीड क्या होगा, ओमेगा इनटू इसका ये रेडियस होगी। यानी अगर प्योर मतलब अगर नो स्लीपिंग कंडीशन में होता है ना, इन दैट केस जो बॉडी का सेंटर है वो तो चलो ठीक है, एक तरीके से है ही, उसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं लोएस्ट पॉइंट कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज एन इंस्टेंटेनियस सेंटर, क्योंकि मैंने पी करके कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लिया, मैंने एक जनरलाइज थीटा एंगल पे पॉइंट लिया। सो therefore another way of looking at this entire circular motion is that कि इस इंस्टेंट पे, ये इंस्टेंटेनियस बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना, इस इंस्टेंट पे मैं इस पॉइंट को भी एक सेंटर की तरह ट्रीट कर सकता हूं। यानी मैं इसको इस तरह से विजुअलाइज कर सकता हूं कि देखो ये जो है ना, ये एक सेंटर है और इस सेंटर के अबाउट ये पॉइंट घूम रहा है। कैसे, ओमेगा आर स्पीड से, ओमेगा आर, आर बोलते क्या हो गया, उसका रेडियस। So therefore we have reached an interesting conclusion। अब मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं ये वाला मिटा देता हूँ कि ये थोड़ा अलग टाइप का था, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसका जरूरत नहीं है। ओके, एंड दैट इज कि दिस पॉइंट at the lowest point of the ground, I mean, so this point of contact, the point of contact, so we can treat the point of contact as an instantaneous। now you might say instantaneous क्यों बोल रहे हो, देखो इंस्टेंटेनियस तो इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये कोई फिक्स पॉइंट थोड़ी है ना। लो एक बार और मुकेश कुमार करके अटेम्प्ट हो रहा है, चलो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। हाँ, तो यानी इस पॉइंट को मैं एज ए सेंटर अगर मानता हूं, इन दैट केस क्या होगा, ये देखो ऐसे करके घूम रही है, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर में मुझे बोलना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स तो रहेगा नहीं, थोड़ी देर बाद सर्कल घूम के आगे चला जाएगा, फिर उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे चले जाएंगे ना, तो ये बन जाएगा फिर इंस्टेंटेनियस सेंटर, ठीक है ना, ये बन जाएगा फिर इंस्टेंटेनियस सेंटर। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस सेंटर में मानता तो एक और चीज को इंटरेस्टिंग निकल रहा है, कैसे, तो इस पॉइंट का रेडियस क्या होगा फिर, 2r हो गया, रेडियस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या हो गया 2r। तो ये अगर सेंटर मान लो, तो ये जो पॉइंट है इसका रेडियस 2r हो गया, तो इसका स्पीड क्या है, सेंटर समझ नहीं आया। हाँ बेटे, इंस्टेंटेनियस सेंटर अभी समझ नहीं आया सर। हाँ जो वेलोसिटी आपको, अरे सर्कुलर मोशन का सेंटर के लिए, हाँ मतलब क्या हुआ कि देखो इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट देखो ये जो बॉडी है इसका सेंटर यहाँ पे है, उस पे तो कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो है ही है, उसमें तो कुछ है ही, मतलब शक ही नहीं है। लेकिन एक मोमेंट के लिए मैं अगर इसको सेंटर मानता हूं तो भी मेरा हिसाब किताब बन रहा है। तो यानी मैं इसको विजुअलाइज इस तरह से कर रहा हूं कि एज इफ इस मोमेंट पे इस पॉइंट के अबाउट ये पूरा बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये ऐसे। सर अभी आपने क्या बोला, मेरा फोन आ गया था। हाँ सर अभी क्या बोला आपने, अभी जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इस मोमेंट पे मैं इस पॉइंट को एक इंस्टेंटेनियस सेंटर मान सकता हूं, क्योंकि ये जो बॉडी है इसको सेंटर मान लो और ये बॉडी हो गया मान लो, तो यानी समझो कि बॉडी ऐसे घूम रहा है बस एक मोमेंट के लिए। से फिर अगले मोमेंट पे क्या होगा, तो अगले मोमेंट पे कोई और पॉइंट हो जाएगा, तो उस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है। यानी इस केस में मैं एक चीज और भी कंसिडर कर सकता हूं, और वो ये है कि इस इंस्टेंटेनियस सेंटर, इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर मान के ये बॉडी घूम रहा है उतना ही ओमेगा से, ओमेगा वही है, ओमेगा में कोई चीज नहीं है, ओमेगा तो खैर कहीं से भी देखो सेम ही आता, मैंने पहले ही बोला, और इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर मान के बॉडी घूम रहा है, ये भी इमेजिन किया जा सकता है। और देखो रिकंसाइल भी हो रहा है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, उसके बीच में क्वेश्चन आ गया,
रिकंसाइल इस तरीके से हो रहा है कि जरा बताओ इस पॉइंट का रेडियस क्या है, इस पॉइंट का रेडियस 2r हो गया, ये तो सेंटर हो गया, ये 2r हो गया, तो इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए फिर ओमेगा इंटू आर, आर का मतलब होता है 2r इस केस में, तो ओमेगा इंटू 2r, यानी 2 ओमेगा, 2 ओमेगा क्या होता है, इजंट इट 2v, क्योंकि ओमेगा तो v होता है, तो 2v, ये देखो 2v। नॉट ओनली दैट, इस सेंटर का वेलोसिटी क्या है, v है। मैं इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं, कैसे, ये अगर सेंटर मानते हो तो इसका रेडियस क्या हो गया r, तो देखो कैसे जा रहा है, ओमेगा इंटू आर, इस स्पीड से जा रहा है, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा तो v होता है, यानी v से जा रहा है। नॉट ओनली दैट, अगर तुम यहां पे लेते हो तो क्या होगा, अगर y डिस्टेंस ऊपर है मान लो, ओमेगा इंटू वाई, तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो मैंने काट दिया यहाँ पे, मतलब मिटा दिया यहाँ पे, इसमें तो यही डिराइव हुआ था ना, ओमेगा इंटू वाई। सो देयरफॉर मैं इस पूरे रोटेशन, पूरे सर्कुलर मोशन को एक फ्रेश इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं, वो क्या है कि इट इज नॉट ओनली मूविंग एंड रोटेटिंग, जो हो रहा है एक्चुअली, कि मूवमेंट भी हो रहा है, रोटेट भी कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। मैं इसको एक और फ्रेश तरीके से सोच सकता हूं, और वो ये है कि एज इफ ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस इंस्टेंट पे इस पॉइंट को सेंटर बना के ऐसे घूम रहा है, ये भी एक फ्रेश इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ठीक है ना, और उससे रिकंसाइल भी हो रहा है। मैंने इसलिए जनरलाइज पॉइंट पी लिया, कोई सा भी एंगल थीटा, कोई रेस्ट्रिक्टेड पॉइंट नहीं लिया कि देखो सिर्फ ये 2-3 पॉइंट के लिए वैलिड हो रहा है, नो, आई हैव प्रूव्ड दैट इट इज वैलिड फॉर एनी थीटा के लिए आता है इधर 2r sin थीटा, यहाँ पे भी 2r sin थीटा by 2 एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो दिस इज अ फ्रेश इंटरप्रिटेशन, और देखना कई बार इस प्रोसेस से क्या होता है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है, दिस जस्ट एन आइडिया, इसके ऊपर अभी इमीडिएटली तो डिस्कशन ज्यादा होगा नहीं, पर देखना आगे के चैप्टर्स में ये वाला आइडिया भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो जितना और आगे डिस्कस सेंटर की करेंगे। वेलोसिटी तो जीरो, हाँ बेटे, इस सेंटर की वेलोसिटी जीरो होगी ना। हाँ, नहीं इस सेंटर का वेलोसिटी तो जीरो हमने पहले भी देखा था कि जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसका जो वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है, तो मैं उसका भी फायदा उठा रहा हूँ, मतलब मेरे लिए क्या होगा ना, एक फ्रेश तरीके से मोशन देखने का तरीका बने, एंड दैट इज, और भी कुछ क्वेश्चंस आया लग रहा है, लेकिन चैट में से सब नीचे चला। हाँ, तो यानी ये जो मोशन हमने अभी तक स्टडी किया था, ये क्या था, लीनियर प्लस सर्कुलर, इस तरीके से हमने इंटरप्रेट किया था, जो शुरू में था उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नया तरीके से देख रहा हूँ, कैसे, ना एक सेंटर यहाँ पे है जो कि फिक्स्ड है, और इस फिक्स सेंटर के अबाउट इस इंस्टेंट पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, बस एक इंस्टेंट, तो अगले इंस्टेंट पे क्या होगा तो अलग सवाल हो गया, जब यहाँ पहुंचे तो इसको फिक्स सेंटर मान लो, मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर मान लो, है ना। सो दैट्स हाउ वी डू इट समटाइम्स, और उससे जो है इंटरप्रिटेशन भी मिल रहा है। Aryan says कि center of circular motion will always remain permanent center. No, no, obviously not. मैंने क्या बोला, instantaneous बोला, यानी इस मोमेंट के लिए सेंटर है, थोड़ी देर बाद जब बॉडी घूम के और आगे चला जाएगा तो ये वाला सेंटर बन जाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर। इसका परमानेंट सेंटर जो सर्कुलर मोशन वाला पार्ट का है वो तो यहाँ पे है, ये वाला, वो तो यहाँ पे, ठीक है ना, देख लो बच्चे। सोम, ओमेगा इंटू वाई, आई होप समझ में आ गया, मैंने वैसे तो प्रूव कर दिया था यहाँ पे, आई होप ये क्वेश्चन उसके पहले का होगा शायद, चलो ठीक है, यस आ गया। तो दिस इज अनदर फ्रेश इंटरप्रिटेशन, देखना ये भी कभी ना कभी जो है ना यूज हम लोग करेंगे बीच। अभी तो देखो सर्कुलर मोशन के सिर्फ काइनेमेटिक्स कर रहे हैं, अभी हम लोग इतना ज्यादा डिटेल पे नहीं गए, बट कल को डायनामिक्स भी करेंगे ना तब जरूरत पड़ेगी। चलिए मिटा दो फिर, ओके। So we talked about instantaneous center. Now let me give you a question which is like this, that suppose कि नो स्लिपिंग के लिए हमने एक कंडीशन डिराइव किया था, v इक्वल टू ओमेगा, एक हमने बताया था, या चलो कैपिटल आर कर दो, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर लोगे, बट व्हाट हैपेंस, लेट्स से इफ देयर इज एक्सेलरेशन आल्सो, तो यानी ये v भी है, a भी है, इधर ओमेगा भी है, और लेट्स से इधर अल्फा। तो कल हमने जो कंडीशन किया था वो था v इक्वल टू ओमेगा, सो दैट वाज अ मोशन पैरामीटर, व्हिच पैरामीटर, स्पीड एंड सॉरी वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आज हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो देखो एक्सेलरेशन में क्या होगा कि अगर तुम सस्टेन्ड नॉन स्लिपिंग, यानी इसको हम लोग प्योर रोलिंग कहते हैं, सस्टेन्ड अगर करना चाहते हो, यानी
मे बी इस पॉइंट पे, इस मोमेंट पे हो सकता है कि इसका और इसका वेलोसिटी सेम है, तो देयरफॉर स्लिपिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो स्लिपिंग को भी थोड़ा समझो। जैसे बॉडी मूव करते हुए भी हो सकता है स्लिपिंग ना करे, और हो सकता है कि स्टेशनरी में भी स्लिपिंग कर जाए। कैसे? ये देखो, सपोज दो बॉडीज ऐसे है और देखो ऐसे आगे जा रहा है, तो दे आर नॉट स्लिपिंग बट दे आर बोथ मूविंग, है ना? लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि नीचे वाला रेस्ट पे है और ऊपर वाला ऐसे जा रहा है, यानी बॉडी इज मूविंग, ऊपर वाला बॉडी मूविंग एज वेल एज स्लिपिंग। लेकिन नीचे वाला बॉडी क्या, नॉट मूविंग बट स्लिपिंग। स्लिपिंग का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रिलेटिव मोशन होना। स्लिपिंग का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रिलेटिव मोशन होना अलोंग द टेंजेंट। नाउ यू माइट से टेंजेंट वाला वर्ड आप क्यों बता रहे हो? वो इसलिए क्योंकि जरा सोचो, अगर मान लो एक बॉडी ऐसे है और कोई पार्टिकल मान लो ऐसे करके यूं जा रहा है इसके ऊपर से, ये स्लिप कर रहा है ना? क्यों? ये देखो ना, यहां से यहां गया तो स्लिप करके गया, तो ये तो मूव कर रहा है बट ये तो रेस्ट पे है ना। और स्लीपिंग इज अ डुअल फेनोमेनन। मतलब जो दो बॉडीज या दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, या तो दोनों स्लिप कर रहे हैं या तो कोई भी स्लिप नहीं कर रहा। इट कैन नॉट बी कि एक बॉडी स्लिप कर रहा है और एक बॉडी कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। स्लिपिंग इज अ रिलेटिव यानी म्यूचुअल कंसेप्ट, या तो दोनों स्लिपिंग मोशन में मोड में है या तो स्लिपिंग नहीं कर रहा, ठीक है ना? तो देयरफॉर अगर ये बॉडी रेस्ट पे है मान लो और इसके ऊपर से एक पार्टिकल यूं जा रहा है, तो यानी क्या बोलेंगे, बोथ आर स्लिपिंग ओवर ईच अदर। तो स्लिपिंग कब हुआ फिर? जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन है। तो उसको हमने यूज किया था और एक कंक्लूजन पे आए थे कि v इक्वल टू ओमेगा होगा तो स्लिपिंग नहीं होगा, बट दैट्स एन इंस्टेंटेनियस फेनोमेनन। सपोज तुम चाहते हो सस्टेन्ड नॉन स्लिपिंग यानी प्योर रोलिंग, तो अगर तुम इसको सस्टेन करना चाहते हो, इन दैट केस एक्सेलरेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लो, एग्जांपल ले लो, सपोज वेलोसिटी में एक्सेलरेशन है और मान लो अल्फा 0 है, तो इस मोमेंट पे हो सकता है कि बाई चांस v इक्वल टू ओमेगा है, लेकिन अगले मोमेंट पे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा तो तुम्हारा चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि अल्फा को 0 कर दिया, अल्फा को सपोज 0 कर दिया, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो रखा है। तो केस मैंने कौन सा लिया, ध्यान रखा, सुना ना अच्छे से। वेलोसिटी है सपोज, ओमेगा सपोज है ना, और v इक्वल टू ओमेगा भी इस वक्त सेटिस्फाई हो रहा है लेट्स से, पर ओमेगा में अल्फा 0 है सपोज और v में सपोज एक्सेलरेशन है, तो अगले मोमेंट पे क्या होगा, वेलोसिटी बदल जाएगा, लेकिन ओमेगा तो नहीं बदल रहा है। यानी इस वक्त भले ही बाय चांस v इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई कर रहा हो, लेकिन अगर वेलोसिटी में एक्सेलरेशन है और अगर एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, इन दैट केस तो ओमेगा वही रह गया, उतनी वैल्यू पे रह गया और v बदल गया, यानी अगले मोमेंट पे v और ओमेगा बराबर नहीं हो सकता है। तो यानी इस मोमेंट पे भले v इक्वल टू ओमेगा हो जाए तो यानी नॉन स्लिपिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करे, अगले मोमेंट पे नहीं करेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि नहीं अगले मोमेंट में भी करे, उसके अगले मोमेंट में भी करे, उसके अगले मोमेंट में भी करे, तो दैट मींस यू वांट सस्टेन्ड प्योर रोलिंग मोशन। यानी अब हम डिस्कस कर रहे हैं सस्टेन्ड प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं एक्सेलरेशन ऑफ p एंड एक्सेलरेशन ऑफ q देखता हूं। ये तो ग्राउंड है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट p हो जाएगा ac, ये वाला क्या, चलो a है प्लस, ये चलो पहले आई वाले लिख, अगर अल्फा इसी डायरेक्शन में है यानी इक्वल टू a माइनस अल्फा r आई कैप प्लस देख लो अच्छे से। Well, Aryan has asked a question that is, shouldn't V and 2V be parallel to the ground? I don't know 2V मतलब तुम हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हो क्या? हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात कर रहे हो तो बिल्कुल सही बात है, ये V अगर होगा तो ये 2V होगा और दोनों ही पैरेलल टू द ग्राउंड होगा। आई डोंट नो व्हाट वाज योर डाउट आर्यन, एक बार देख लो, जो तुम बता रहे हो सही बता रहे हो, तो व्हाट इज योर डाउट? They have asked कि if we are walking then also is it slipping?
हाईएस्ट पॉइंट, हाँ हाईएस्ट पॉइंट पैरेलल टू द ग्राउंड होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा देयर मैं आस्क कि व्हेन वी आर वॉकिंग देन आल्सो इज इट स्लिपिंग? द आंसर इज दैट। देखो मैं वॉक कर रहा हूँ, देखो ऐसे, इस वॉकिंग में कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब मैंने पैर को रखा ऐसे करके ग्राउंड पे तो वो वही रह गया, फिर हम दूसरे पैर को उठा लेते हैं ऐसे करके। अब वो दिख तो नहीं रहा है क्योंकि कैमरे का रेंज में नहीं आ रहा है, बट आई थिंक यू कैन बिलीव व्हाट आई एम सेइंग। आई मीन तो देखो दूसरे पैर उठा लिया मैंने, अब वो जाके अब मैं आवाज करूंगा अब ऐसे, यानी क्या होगा, अभी जाके जमीन पे टच किया ये वाला पैर, लेकिन जब हम थोड़ा आगे जाएंगे तो अब दूसरा वाला पैर, ठीक है ना। यानी ऑल्टरनेटली क्या होता है, एक पैर जमीन पे रेस्ट पे रहता है, वॉकिंग की बात कर, एक पैर जमीन पे रेस्ट पे रहता है, दूसरे पैर उठ के फिर जमीन पे बैठता है यानी रेस्ट करता है, फिर ये वाला पैर उठ के फिर जमीन पे रेस्ट करता है, फिर वो वाला पैर उठ के जमीन पे रेस्ट करता है। यानी ऑल्टरनेटली क्या होता है, जब हम वॉकिंग करते हैं नॉर्मल तरीके से, अगर उसको स्लो मोशन में देखो तो क्या हो रहा है, अभी देखो मेरा राइट लेग रेस्ट पे है, लेफ्ट लेग ऊपर है हवा में, फिर अभी ये लेफ्ट लेग रेस्ट पे है और राइट लेग हवा में चला गया, फिर अब ये राइट लेग रेस्ट पे रहेगा एंड सो ऑन। तो देयरफॉर ड्यूरिंग वॉकिंग इट इज ए नॉन स्लिपिंग मोशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमको कंडीशन दूंगा कि भाई वॉकिंग करो कोई दिक्कत नहीं है, पर पैर जमीन को हमेशा कांटेक्ट में रखना पड़ेगा, तो देन तो स्लिपिंग ही हो सकता है। क्योंकि देखो वॉकिंग में हम लोग स्लिपिंग को अवॉइड कैसे करते हैं, हम लोग पैर को जमीन से उठा लेते हैं, उठा के ऐसे ले जाते हैं, फिर जमीन पे टच करते हैं, दिस इज नॉर्मल वॉकिंग। पर अगर मैं इंसिस्ट करूंगा देखो आगे चलो, लेकिन पैर को जमीन से उठा नहीं सकते हो, कांटेक्ट में रखना पड़ेगा, इन दैट केस क्या होगा, स्लिपिंग होगा। इन दैट केस तुम ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, so that is obviously what a sleeping condition. So it depends on, but हाँ normal walking is a non-slipping condition unless कि कोई फिसलता हुआ ग्राउंड है, बाथरूम में कई बार हम फिसल जाते हैं, है ना, जैसे कोई वेट ग्राउंड होता है, कोई स्लिपरी ग्राउंड होता है, फिर ऐसे होके हम एडजस्ट कर लेते हैं, वहां पे थोड़ी देर के लिए स्लिपिंग होगी, बट नॉर्मल वॉकिंग इज ए नॉन स्लिपिंग, ठीक है। हाँ सो मैं आज की माइनस अल्फा आर कैसे है, देखो ये अल्फा है और ये आर हो गया तो माइनस, टेंजेंशियल है ना, अल्फा की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल बोलते या तो इधर, तो देखो अल्फा इधर, तो माइनस अल्फा राइट है, और ओमेगा स्क्वायर तो टुवर्ड सेंटर, ये एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ क्यू क्या है, 0। देयरफॉर अगर तुम स्लिपिंग नहीं चाहते हो, सस्टेन यानी नॉन स्लिपिंग, इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, दोनों का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल का सेम करना पड़ेगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल तो 0 है और इसका हॉरिजॉन्टल क्या है, a माइनस अल्फा राइट है। तो देयरफॉर मैं क्या करूंगा, देयरफॉर कंडीशन फॉर सस्टेन्ड प्योर रोलिंग, तो देयरफॉर कंडीशन फॉर सस्टेन्ड प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। ये क्या कंडीशन आ गया, फिर कंडीशन आ गया a इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। बट आई नो व्हाट क्वेश्चन विल बी इन योर माइंड, इसलिए मुझे पहले से पता है, इसलिए मैं पहले से आंसर कर, इज दैट यू माइट से आपने इस पे तो ध्यान दे दिया, इसका तो कुछ नहीं देखा, ये तो जे कैप वाला भी तो है, इसका क्या होगा, ये कहां से वो हो जाएगा, रिकंसाइल होगा, फिर आपने इसको 0 कर दिया क्योंकि आपने लगा कि 0 है, 0 है, ये तो 0 नहीं है, ये तो नॉन 0 है, तो देखो इसका रोल अलग है। स्लिपिंग, अच्छा एक चीज बताओ, इसको स्लिपिंग मानोगे क्या, स्लिप थोड़ी कर, यानी स्लिपिंग में हमें कौन से एक्सेलरेशन से मतलब रहता है, स्लिपिंग में हमें सरफेस के अलोंग एक्सेलरेशन से मतलब रहता है। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर कोई एक्सेलरेशन है तो वो क्या करता है, कांटेक्ट को छुड़ाता है, क्योंकि कांटेक्ट को ये छुड़ा दिया, कांटेक्ट छूट गया, ये देखो। लेकिन इससे स्लिपिंग नहीं हो जाता है कि देखो रिलेटिव वेलोसिटी तो आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फिक्स्ड है और ये ऊपर जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन तो चल रहा है, पर इसको स्लिपिंग थोड़ी बोलेंगे। लेकिन रिलेटिव मोशन तो स्लिपिंग बोल सकते हैं, कैसे, अगर ऐसे हुआ, ये देखो अभी भी तो रिलेटिव मोशन हो रहा है और ये स्लिपिंग भी है, यानी रिलेटिव मोशन हो रहा है, स्लिपिंग भी हो रहा है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है लेकिन स्लिपिंग नहीं हो रहा है। स्लिपिंग मतलब लिटरली का मतलब होता है घसीटना, घिसना, घसीटना, ये होता है स्लिपिंग। तो देयरफॉर वी आर बॉदर्ड नॉट अबाउट दिस, वी आर बॉदर्ड अबाउट दिस ओनली, यानी अलोंग सरफेस। तो अलोंग सरफेस बोलते कौन सा, हॉरिजॉन्टल मतलब आई कैप कंपोनेंट, इसलिए मैंने आई कैप वाला पार्ट 0 करके आंसर निकाला, इसको 0 कर दिया क्योंकि ये भी 0 है तो ये भी 0 करना पड़ेगा,
तो 0 करके आंसर आ गया A इज इक्वल टू अल्फा। तो यानी एक और कंडीशन भी आ गया। तो प्योर रोलिंग का विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन ये है। तो दिस इज कंडीशन फॉर, दिस इज, ये बता दो, दिस इज कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। फिर एक बार दोबारा बताना, कनेक्शन एक कट गया मिनट। था बीच में। एक मिनट। एंड कंडीशन फॉर सस्टेन प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्या हो गया? A इज इक्वल टू अल्फा। ये दो चीजें हो गई, एक हो गया V इज इक्वल टू ओमेगा और एक हो गया A इज इक्वल टू अल्फा। सर ये दोनों फॉलो होने पड़ेंगे ना सस्टेन्ड के लिए। रुको रुको, कंप्लीट करने दो। सपोज तुम कहते हो कि मुझे आगे से कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी होने दो, इस वक्त प्योर रोलिंग चाहिए, तो इन दैट केस ये है होना चाहिए, वो हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, ये तो चाहिए। अगर इस वक्त प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चाहिए तो। पर सपोज तुम कहते हो कि नहीं, मुझे तो इस वक्त भी चाहिए और आगे भी चाहिए, स्लिपिंग नहीं होने चाहिए आगे, इन दैट केस क्या होगा? दोनों कंडीशन चाहिए। ये तो चाहिए तो हमेशा ही चाहिए, इसके बगैर तो कोई सोचना ही बेकार है, और साथ में वो भी चाहिए। ठीक है, ये हो गया दो चीज। तभी मैंने क्या लिखा, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इंस्टेंट, ये हो गया इस इंस्टेंट पे ये। और अगर सस्टेन्ड चाहते हो, यानी चाहते हो कि आगे भी मेंटेन रहे प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इन दैट केस सेकंड कंडीशन ये। लेकिन अभी सवाल पूछने के पहले एक मिनट रुक जाओ। अभी भी एक चीज तुम्हारे दिमाग में खटक रहा होगा कि एक्सेलरेशन तो है, तो मैंने थोड़ा बहुत कन्विंस करने की कोशिश किया कि देखो इसको हम स्लिपिंग नहीं बोलेंगे जबकि रिलेटिव मोशन हो रहा है, जबकि ये वाला रिलेटिव मोशन है इसको हम स्लिपिंग बोलेंगे। तो देयरफॉर हमें बॉदरेशन है सिर्फ सरफेस के अलोंग का, जो कि आई कैप से रिप्रेजेंट होता है, और हमें सरफेस के परपेंडिकुलर से इतना कोई मतलब है नहीं। लेकिन फिर भी दिमाग एक सवाल जरूर पूछेगा, इज दैट फिर इसका रोल क्या है? ये जो ओमेगा स्क्वायर और जे कैप, इसका रोल क्या है इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में? तो याद करके देखो, कल मैंने ट्रेजेक्टरी बनाया था इस पॉइंट पी का फॉर प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कंडीशन। क्या बनाया था? ऐसे, जिसका मैंने नाम दिया था साइक्लॉइड। तो ये पार्टिकल जरा ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट पी है ना, ये पी अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद पॉइंट पी ऊपर चला जाएगा और ये 2r होगा। आई होप यू रिमेंबर, कल हमने डिस्कस किया। और थोड़ी देर बाद आके ऐसे, यानी यहाँ पे हो क्या रहा है? लोएस्ट पॉइंट पे, मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे पता है पॉइंट पी का मोशन क्या है? ऊपर से यूं आता है, सरफेस को टच करता है और अगले ही मोमेंट पे ऊपर जाके फिर दोबारा चला जाता है। यानी इस इंस्टेंट पे अगर देखोगे तो पॉइंट पी जस्ट ग्राउंड को टच किया। इस इंस्टेंट पे पॉइंट पी जस्ट ग्राउंड को टच किया है। एक मोमेंट पहले इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ था और एक मोमेंट बाद इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो जाएगा। यानी इस वक्त पॉइंट पी कांटेक्ट पॉइंट है, यानी ग्राउंड के साथ टच कर रहा है। एक मोमेंट पहले वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, एक मोमेंट बाद वेलोसिटी अपवर्ड्स। तो डाउनवर्ड से अपवर्ड्स का वेलोसिटी का जो चेंज हुआ, isn't it an upward acceleration? वो अपवर्ड एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर दे रहा है, या समझ लो कि ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर बनेगा जे कैप। तो देखो ऐसे नहीं है कि जे कैप एक यूजलेस पार्ट है, इट ऑल्सो हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। लेकिन हाँ, स्लिपिंग में हमें सिर्फ बॉदरेशन है अलोंग द सरफेस, और ये जो ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। इसलिए हमने बोला कि चलो इसको रहने दो, ये हमारे मैथमेटिक्स के अंदर तो नहीं आएगा, पर इसका एक अपना रोल है, इसका एक अपना सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस मैंने समझाने की कोशिश किया कि पॉइंट पी नीचे आया और फिर पॉइंट पी ऊपर चला गया, और वो जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ वो करा रहा है ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। दैट इज द रोल। तो देयरफॉर ऐसे नहीं कि मैं इसको बोला है तो बेकार है, नहीं, बेकार नहीं है, इसका एक अपना रोल है। लेकिन स्लिपिंग में इसका कोई रोल नहीं। स्लिपिंग इज प्योरली अ सरफेस फिनोमेना, और सरफेस बोलते हैं इस बार आई कैप, है ना। एंड देयरफॉर दो कंडीशंस आ गए इस वक्त के प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए, V इज इक्वल टू ओमेगा, और अगर तुम आगे भी चाहते हो कि मेंटेन रहे, बरकरार रहे, तो इन दैट केस सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करना। दैट इज द ओवरऑल स्लिपिंग कंडीशन। बट अभी रुको, ये जो मैंने कंडीशन बताया, दिस वाज इफ द ग्राउंड इज एट रेस्ट। से ग्राउंड कैसे मूव करेगा ना, कल भी अगर याद होगा मैंने बताया था, ग्राउंड भले ही मूव ना करे, अगर नीचे कन्वेयर बेल्ट तो हो सकता है, नीचे कन्वेयर बेल्ट तो हो सकता है ना, तो कन्वेयर बेल्ट तो मूव कर सकता है या नहीं। तो देयरफॉर मैं एक क्वेश्चन दूंगा ग्राउंड वाला और एक क्वेश्चन दूंगा कन्वेयर बेल्ट वाला।
आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा वैसे वाली बात नहीं है। अब मैं देख लेता हूँ, एक और क्वेश्चन आया हुआ है। वी हैव टू सी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओनली, अरियंतज आस्क्ड। नहीं, मैंने दोनों ही देखा, इसका अलग रोल है, इसका अलग रोल है, तो मैंने सारा कंप्रिहेंसिवली बता दिया। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज आई क्विकली गो इनटू क्वेश्चन। यहाँ पे ना एक शार्प एज है उस पे लग गया, चलो कोई नहीं। तो ये ठीक है ना, तो ये जो वेलोसिटी है, सपोज ये दिया हुआ है और ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड तो रेस्ट पे होता है इसलिए कोई टेंशन नहीं है। ये वेलोसिटी दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, इसका रेडियस दे रखा है 2 मीटर, और जो इसका एक्सेलरेशन है वो है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये अगर ये प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चल रहा है, you have to find out the velocity and acceleration of point P, Q is at this level, बस दो ही बात, velocity और acceleration पॉइंट P का और पॉइंट Q का। आसान क्वेश्चन है, मुझे मालूम है, इसलिए फटाफट आंसर करो। सर 6 और 8 में से वेलोसिटी कौन सी है और एक्सेलरेशन कौन सी है? 6 और 8 में से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कौन सी है? ओ अच्छा, सॉरी, मुझे स्क्वायर लिखना था, मैं गलती से दोनों को वेलोसिटी बता दिया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कन्वेयर बेल्ट है और वो चल रहा है, ये इधर चल रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन इधर है विद एक्सेलरेशन मान लो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया सपोज रेडियस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका वेलोसिटी दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक्सेलरेशन दे रखा है इधर 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, पॉइंट P और Q का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना, ठीक है। तो ये जो कन्वेयर बेल्ट है ना, ये कन्वेयर बेल्ट है और ये चल रहा है, ये चल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से उधर, लेकिन ये एक्सेलरेशन उल्टा डायरेक्शन में, यानी बेसिकली इसका स्पीड अभी रिड्यूसिंग मोड में जाएगा। जैसे अभी 8 है तो 1 सेकंड बाद इसका स्पीड 4 हो जाएगा, फिर रेस्ट पे आएगा, फिर वापस आएंगे कन्वेयर बेल्ट, तो वो सब तो आगे जाके होगा। मुझे तो इस मोमेंट से मतलब है, ठीक है ना। इस मोमेंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल, पॉइंट P का और Q का, दोनों, इस पॉइंट का, इस पॉइंट, ये वर्टिकली हाईएस्ट पॉइंट पे है और ये हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट सेंटर के लेवल पे, जस्ट इन केस अगर डाउट हो वे कौन सा पॉइंट है। ओके, एक आंसर तो आ चुका है, पार्थ ने आंसर दे दिया, एट P वेलोसिटी हो गया 12 क्या, ठीक है। ये वाला तो क्वेश्चन ओवरऑल काफी आसान है, इसे ढूंढना पड़ेगा, सब बड़ी सॉल्व करो। एक जने एब्सेंट है, उसको ढूंढने के चक्कर पूरे बैच देखना। Is Nishtha there today? But she was absent yesterday also. I'm just checking. And Nishtha is not there in the list also. Nishtha, are you there? Chalo, then she's the one who is absent.
कल भी एब्सेंट थी, आज भी एब्सेंट है। एनी न्यूज, एनी फ्रेंड ऑफ निष्ठा, एनी न्यूज, एनीबडी? Was she there in morning class, निष्ठा? नो आंसर। ये क्या चक्कर है, कोई किसी का ध्यान ही नहीं रखते, ऐसे फ्रेंड्स हो तुम लोग? हाँ? सबको एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए ना। कोई अगर नहीं आए तो कहीं बीमार हो, या कोई दिक्कत हो रहा हो, या कोई पर्टिकुलर क्लास में आए दूसरे में नहीं आए, या क्या वजह था, ये पता होना चाहिए। नो फ्रेंड ऑफ निष्ठा who knows whether she was present in morning class or not? Chalo, nobody is venturing to answer. Okay, so she was absent. Okay. No, she was absent last class also, yesterday also. Chalo, some area of concern. चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहली बात तो पॉइंट पी का वेलोसिटी तो हमें पता ही है ऑलरेडी कि अगर प्योर रोलिंग करता है तो हाईएस्ट पॉइंट का 2v होता है, तो y स्पेंड टाइम है। ये हो गया 2v वाला, तो यानी 12y का, तो p का तो हो गया 12y का। q का क्या होगा, सेंटर को तो 6i का, और ओमेगा r वाला जो पार्ट है ऐसे करके, है ना, ये ऐसे जाएगा तो यानी ऊपर वाला इधर ओमेगा होगा ना, इसका ओमेगा अल्फा दोनों इस तरफ ही होगा क्योंकि एक्सेलरेशन इधर, ठीक है ना। तो देयरफॉर 6i कैप और इधर हो जाएगा 6g कैप, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो इन दैट केस मैं इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर मान के भी कर सकता हूं। कैसे? मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा, ये देखो, ये हो गया, मतलब डायरेक्शन में निकल जाएगा, बट मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड हो तो जल्दी हो जाता है। कैसे? मैं ये क्या होगा, r√2, तो r√2 मींस व्हाट, 2√2, तो ओमेगा इंटू 2√2 बोला था ना कि इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर मान लो, तो ओमेगा इंटू 2√2, ओमेगा क्या है ना, तो ओमेगा तो हो गया v/r यानी 3, तो 3 इंटू 2√2 यानी 6√2, देखो वही आ रहा है 6√2, इसका मैग्नीट्यूड कर दो क्या 6√2 आएगा ना। हलमट से क्या जो आपने बताया इंस्टेंटेनियस सेंटर वाला मेथड, क्या उससे मैग्नीट्यूड निकलता है, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन में निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? जैसे इस केस में ये आ रहा है 6√2, क्या सपोज आगे 6√2, मैं लिख नहीं रहा ज्यादा, तो अगर ये 6√2 हो जाए तो इन दैट केस इसका क्या होगा, 6√2 cos 45 which is what 6, ये भी 6√2 sin 45 which is also 6, बात हो रहा है। देखो इंस्टेंटेनियस सेंटर वाला अप्रोच से भी वही क्वेश्चन का आंसर आता है जो कि तुम और तरीके से सोचते हो करने के। तो कभी कभी देखना ये वाला ज्यादा अच्छा रहता है कंपेयर्ड टू द अदर वन, डिपेंड्स सर, आई एम नॉट कमेंटिंग, आई एम जस्ट सेइंग। सर क्यू की वेलोसिटी कैसे आई? अब बेटे क्यू की वेलोसिटी कैसे आई? क्यू का वेलोसिटी v सेंटर का 6i क्या, और ओमेगा r बोलते टेंजेंशियल इधर, है ना, ऐसे, ये देखो, तो 6j का। अब ओमेगा कैसे आया, ओमेगा v इक्वल टू ओमेगा r, प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, तो ओमेगा क्या होगा, v/r, v/r, तो 6/2 यानी 3 रेडियन पर सेकंड। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आ जाओ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी क्या होगा, एक तो 8 सेंटर वाला 8i क्या, ये भी 8i क्या, अल्फा r, अल्फा r बोलते क्या होगा, यू नो अल्फा बोलते कितना है, अल्फा इज इक्वल टू 8/2 यानी 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये 4 होगी, तो अल्फा r क्या होगा 4 इंटू 2 8i क्या, तो पॉइंट पी के लिए तो 8i क्या, और इस पॉइंट के लिए अल्फा r क्या होगा 8j क्या, इसका हो गया 8g क्या। और अब आ गया ओमेगा स्क्वायर r, तो ओमेगा तो है 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, और r बोलते 218, तो ये हो जाएगा 18j कैप विद माइनस साइन, यानी माइनस 18j कैप, और इसका हो गया प्लस 18i कैप, क्यू पॉइंट से सेंटर की तरफ क्या होगा प्लस 18i कैप, तो यार ठीक है। अब चेक कर लो अच्छे से, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन आंसर, पार्ट 1 से हैज गिवन कि पॉइंट पी का वेलोसिटी तो आ गया, यशु ने दे दिया 12i कैप 16i कैप माइनस 18j कैप, ठीक है, फिर 6i कैप प्लस 6j कैप, हाँ वो भी सही है, और 26i कैप प्लस 8j कैप, हाँ ठीक है वो भी सही, तो यानी यशु का आंसर सही है। सो मैं आस्क्ड कि क्या ओमेगा का कोई वैल्यू है, वैल्यू तो है लेकिन वो दिया नहीं रहेगा, कि कह दिया ना प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तब तो ओमेगा नहीं दिया रहेगा। हाँ अगर स्लिप कर रहा है तो इन दैट केस तो ओमेगा देना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम कर नहीं पाएंगे, तो इस केस में तो ओमेगा खुद ही निकल जाएगा, ओमेगा इज v/r, अल्फा इज a/r,
तो उससे मैंने अल्फा और ओमेगा सॉल्व भी कर लिया, ठीक है। बाकी आई थिंक अच्छा हर्ष सेठ की उसके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, सो सी कुडंट अटेंड, चलो जो भी है ठीक है। वैसे इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट Harsh Sethia, you are also absent for I think 2 or 3 days. So I had asked similar question to others also. So something that we should all care for each other. चलो anyway, let's continue with this one. I think चार्ट इसी को रखते हैं, इस पे अगर कोई दिक्कत किसी को ना हो तो ऐसे कोई डाउट तो नहीं आ रहा। चलो ठीक है, किसी को मिटा देता हूँ और ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ, है ना, इसका डेटा। अब हम करते हैं ये बात। इसमें क्या है कि ग्राउंड खुद भी मूव कर रहा है, इसमें ग्राउंड मूव कर रहा है। तो पहले एक काम करो, मुझे ओमेगा का वैल्यू बताओ एज वेक्टर। वेक्टर पूछा है इस बार फॉर ए चेंज। मैंने अभी तक यहाँ पे वेक्टर इतना इनकॉर्पोरेट किया नहीं, क्यों? द केस वाज टू सिंपल, इसलिए वेक्टर इतना रोल है नहीं इसमें। ओमेगा वेक्टर और अल्फा वेक्टर का आंसर दे, वेक्टर आंसर चाहिए, ध्यान रखो, ठीक है। जल्दी करो, बस मुझे ओमेगा वेक्टर और अल्फा वेक्टर बताओ, उसके बाद द टास्क इज प्रीटी इजी। तो लेट्स फोकस ऑन दिस राइट नाउ, ओमेगा वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर। जल्दी बताओ। आर्यन ने आंसर दिया 8 आई क्या? अच्छा वो कैपिटलाइज हो जाता है, कल भी किसी ने बताया था कि जब हम आई लिख के एंटर करते हैं तो स्मॉल को कैपिटल कर देते हैं, कैपिटल आया हुआ है। 8 आई कैप ओमेगा इज व्हाट आर्यन इज सेइंग। देहा सेड माइनस 8 के कैप। चलो ठीक है, 8 का आंसर तो सबका आंसर आ रहा है। पार्थ has said minus 8 k cap, श्रेयसी says 8 k cap। अब देखो I cap माइनस k cap k cap, तीन अलग अलग डायरेक्शन में आंसर है, 8 सबका आंसर। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को लेके किसी को डाउट नहीं है, डायरेक्शन को लेके किसी को या कईयों को अभी भी है, और बहुत कम आंसर्स आए हैं। और आंसर्स बेटे, ठीक है। ध्रुव ने भी दे दिया माइनस 8 k cap, ओके ठीक है। सैयद ने दे दिया आंसर 8 के कैप, सोम ने दे दिया माइनस 8 के। चलो लेट्स प्रोसीड। पहली बात तो फिलहाल तो हम इसको वो कहता है ना देसी तरीके से करते हैं, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसको अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू वेक्टर फॉर्म। तो देखो सबसे पहली बात तो ये जो पॉइंट है इसका वेलोसिटी होगा 8 आई का, इस पॉइंट का। क्यों? क्योंकि एज आई सेड ना कि अगर प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चाहते हो, प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चाहते हो, इन दोनों का वेलोसिटी सेम आना चाहिए। तो इसका तो 8 आई कैप है, तो यानी पॉइंट क्यू का वेलोसिटी हो गया। मान लो अगर इसको पी मानता हूँ और बात पॉइंट पी और क्यू इधर ऑलरेडी ले लिया मैंने, तो इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, तो वी बी हो गया 8 आई कैप एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू वी ए। अगर प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चाहते हो तो ए का वेलोसिटी क्या होगा 4 आई कैप माइनस, मैं मान रहा हूँ ओमेगा सब इधर है, मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, मैंने एज्यूम किया क्लॉकवाइज, आई मे बी राइट और रॉन्ग, डजंट मैटर। So minus omega into half, minus omega into half, ये आ गया इसका कैलकुलेशन, ठीक है ना। माइनस ओमेगा इंटू हाफ, ठीक है। तो ये इधर आ जाएंगे, यानी ओमेगा आ गया इक्वल टू 4 8, तो माइनस 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्लॉकवाइज माना है तो माइनस आंसर आ गया, यानी क्या हो गया, इट इज 8 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज, यानी ओमेगा फाइनली इज इक्वल टू 8 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्लॉकवाइज लिया था पर उससे आंसर नेगेटिव आ रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे हो गया, तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन यानी के कैप या तो माइनस के कैप, और ये हो गया ओमेगा का डायरेक्शन, है ना, यानी प्लस के कैप। यानी सबसे पहली बात तो ओमेगा वेक्टर आ गया प्लस के, ठीक है। ऐसे अल्फा निकालेंगे कैसे ना, पॉइंट ए का एक्सेलरेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, पॉइंट बी का जो एक्सेलरेशन है वो है -4 आई कैप, और वो होना चाहिए पॉइंट ए का एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल ओनली। पॉइंट ए का एक वर्टिकल एक्सेलरेशन भी होगा ओमेगा स्क्वायर आर, वो बाद में हिसाब करेंगे। पर जब प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग देख रहे हैं तो हमें मतलब रहता है सिर्फ अलोंग द ग्राउंड,
या अलोंग द सरफेस। तो देयरफॉर मैं ओमेगा स्क्वायर आर नहीं लिखने वाला हूं, अब मैं सिर्फ अलोंग हॉरिजॉन्टल ओनली वाला कंपोनेंट लिखूंगा। वो क्या होगा, a which is 2, अल्फा भी यही मान लेता हूं क्लॉकवाइज, मानने में क्या जाता है, 2 माइनस अल्फा इंटू हाफ। ठीक है, तो इधर आ जाएगा तो -6 12, यानी अल्फा इज इक्वल टू 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और देखो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने क्लॉकवाइज लिया था अल्फा और उसके बाद आंसर अल्फा का पॉजिटिव आ रहा है, यानी वो क्लॉकवाइज ही है, क्लॉकवाइज ही है। तो अगर क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन के या तो माइनस के, और अलोंग द सेंस ये देखो, तो यानी माइनस के कैप, देख लो अच्छे से, ठीक है ना। यानी अल्फा हो गया माइनस के कैप, कितना है, -12। लो, दिस इज अ मेजर अचीवमेंट, ठीक है ना। और उसके बाद हाँ, -12 के कैप। अल्फा का वैल्यू कैसे निकाला, ये तो देखो अल्फा निकाला ना, पॉइंट ए का बी का एक्सेलरेशन क्या है, -4। ये देखो पॉइंट बी का -4, उल्टी डायरेक्शन में है ना, तो -4 ये देखो। और ए का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए प्लस अल्फा वेक्टर, तो ए तो हो गया 2i कैप, ये वाला 2i कैप, चलो आई कैप। और अल्फा इधर तो माइनस अल्फा, अल्फा इंटू आर इज हाफ, तो देखो आई कैप। तो इसको फिर इधर लेके आ गया, तो सॉरी ये 2 को इधर लेके तो -6 आई कैप, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यार अल्फा 12 आ गया, लेकिन अल्फा ने क्लॉकवाइज लिया है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है माइनस के कैप, ये देखो यार। तो लेट्स क्विकली सम ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट पी। देन वेलोसिटी एट पॉइंट पी हो गया सेंटर का, सेंटर का हो गया 4 आई कैप, और ओमेगा आर, तो ओमेगा तो हमने जो डायरेक्शन लिया वो गलत हो गया, यानी अब ओमेगा ऐसे ले लेंगे, है ना। तो ओमेगा आर, तो ओमेगा 8 है, हाफ है, 4 है, यानी -4 आई कैप, ठीक है, ये 0 आ गया। और एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी क्या होगा, सेंटर का 2 आई कैप, और अल्फा आर हो गया 24 इंटू हाफ प्लस 24 इंटू हाफ आई कैप, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर आर तो 64 और आधा तो 32, यानी -8 का स्क्वायर इंटू हाफ जी कैप। आई होप द कैलकुलेशंस आर विजिबल, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ रहा है, क्या करूं, ठीक है। पॉइंट क्यू का क्या होगा, पॉइंट क्यू का हो गया 4 आई कैप, वो तो होगा ही होगा, और -4 जी कैप, और एक्सेलरेशन हो गया 2 आई कैप सेंटर वाला, और अल्फा आर हो गया 12 इंटू हाफ जे कैप प्लस 12 इंटू हाफ जे कैप, और ओमेगा स्क्वायर आर हो गया 8 का स्क्वायर इंटू हाफ आई कैप प्लस 8 स्क्वायर इंटू हाफ आई कैप। सर पी का एक्सेलरेशन एक बार दोबारा बताना। अब बेटा कौन सा, पी का एक्सेलरेशन। पी का एक्सेलरेशन, पी के एक्सेलरेशन पहले तो सेंटर का आ गया 2 आई कैप, है ना, तो ये 2 आई कैप। अल्फा आर क्या होगा ना, अल्फा तो सही डायरेक्शन है, तो अल्फा टेंजेंशियल बोलते इधर हो गया, है ना, इधर ये अल्फा है, इस तरह से अल्फा आर, तो अल्फा 12 है और आर हाफ है, तो अच्छा अच्छा सॉरी, ये गड़बड़ किया मैंने, ये अल्फा 12 है, सॉरी ये 12 होगा, अच्छा शायद इस वजह से पूछा होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो 12 इंटू हाफ अल्फा आर आई कैप, अल्फा और आर आई कैप इसलिए यहाँ पे पॉइंट पी, और ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप, तो ओमेगा तो 8 आया है, ओमेगा 8 आया है, तो ओमेगा स्क्वायर आर, और नीचे की तरफ इसलिए माइनस जे, देखो माइनस जी, ठीक है ना। अच्छा इसमें अल्फा ठीक कर दिया मैंने, और क्यू का ठीक है ना, अब तो ठीक है। एक बार पूरा डिटेल चेक कर लो, आई होप दैट्स नाउ कंफर्टेबल, ज्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है, जस्ट चेक।
अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी किया जा सकता है, एंड दैट इज अगर तुम इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर लेते हो तो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें एक इशू है। इशू ये है कि ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है ये खुद मूविंग है, ये रेस्ट पे नहीं है, ठीक है ना। तो यानी ये एक मूविंग सेंटर मान के अगर फिर से कैलकुलेट करो तो भी वही वैल्यूज आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी विल गेट, ठीक है। चलो, आई थिंक दैट्स वेयर वी विल हैव टू एंड टुडे अनफॉर्चुनेटली। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द डेज डिस्कशन। हमें पी का वेलोसिटी एक बार बता दो, पी का वेलोसिटी वो तो बेटे सेंटर का वेलोसिटी 4i क्या, और पी में क्या होगा ना ओमेगा आर, तो ओमेगा तो इस तरफ है ना, तो ओमेगा 8 है और आर हाफ है, लेकिन इधर है, ये देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर है, तो अभी देखो माइनस आई का लिखना पड़ा, तो ये आया है बेसिकली 8 इंटू हाफ करके माइनस ओमेगा आर, तो यानी बेसिकली 0 होगा, ठीक है। एक बार से चेक कर लो। Fine, chalo, okay. I think with that we will almost come to the end of the discussion. Actually, circular motion में और भी चीजें हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ पे खत्म हो गया. But I think let's put a cap here only. Let's not discuss circular motion anymore. ठीक है ना? थोड़े बहुत और जो discussion बचा है, that let's do with coupled with dynamics. Dynamics मतलब जो इसके force वगैरह भी involve हो जाएंगे, तो ये भी पता चले कि circular motion करा कौन रहा है. So that agent also will discuss together. And at that time maybe we will have one or two more ideas to discuss. अभी आज मैंने mainly discuss किया था instantaneous center and how do we solve questions by taking instantaneous center. So that was the main focus of attention for today's class. We'll carry on tomorrow, but with a slightly different agenda in mind, related to 2D only. And I hope tomorrow we should be able to wind up this chapter. Most probably we'll be able to wind up this chapter tomorrow. तो कल के बाद फिर हम लोग जो है ना अगले क्लास से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के थोड़े बहुत एक बेसिक ग्राउंडिंग कर सकते हैं. दैट्स व्हाट वी कैन स्टार्ट इन द सब्सिक्वेंट क्लास, ठीक है ना. चलो आज के लिए इतना ही करते हैं. अरियंत तुमने याद दिला एकदम लास्ट मोमेंट पे. ठीक है ना. चलो कोई बात नहीं. एक और क्वेश्चन अरियंत ने भी पूछा है, तो मैंने बोला था कि लाइक उसको मैं क्लास में डिटेल में डिस्कस करूंगा. दैट इज एक्चुअली ऑन मॉड है. तो मॉड पे हमने एक बार डिस्कस तो किया था, मुझे याद है. But there is no harm in discussing once more another question or so, just to get an idea how to handle questions related to modulus sometimes when there are questions. ठीक है ना. चलो ठीक है, वो भी करते हैं. तो लाइक दो एजेंडा हो गए कल. एक तो थोड़ा सा बचता है 2D मोशन का पार्ट, and the other is related to a question that Ariyant has asked. ठीक है. चलो आज के लिए इतना ही करते हैं. तो इंस्टेंटेनियस सेंटर वाले में एक चीज में डाउट है. कब स्टार्ट होगा हॉलीडेज बेटे? लास्ट क्लास है शायद 15 जून, तो 15 जून इज अ वर्किंग डे. हाँ कुछ पूछ रहे थे सर? वो जो इंस्टेंटेनियस सेंटर वाला आपने बताया था उसमें एक डाउट था. चलो कोई बात नहीं, आप आज खत्म कर लेते हैं. वी विल मूव ऑन टू टुमारो एंड देन वी विल डिस्कस. ठीक है ना. ओके सर. चलो ओके ओके.